नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम पॉडकास्ट में। और इस बार हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, जो आध्यात्मिक विरासत है, वो क्या है, क्या मायने हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेके तमाम तरह की जो भ्रांतियां हैं वो अक्सर उभर के सामने आती हैं। इतिहास के अलग अलग कालखंडों से जो जम्मू कश्मीर की यात्रा रही है वो वैसे बहुत वैभवशाली रही है, लेकिन तमाम तरह के सवाल किंतु परंतु भी उभर के आते हैं। इनके उत्तर भी खोजे जा रहे हैं और इतिहास में उनका वर्णन भी मिलता है। करीब 3000 वर्षों का जो इतिहास है उसमें ये देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की जो यात्रा है वो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो विरासत है उसमें कितनी गहरी पैठ रखती है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से जम्मू कश्मीर के इतिहास को जाना है, समझा है और देश के सामने रखा है। रघुवेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो नैरेटिव एक जम्मू कश्मीर को लेकर, खासतौर से इसके इतिहास को लेकर चलता चला आया है, तमाम तरह के किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते हैं, इतिहास सुनने को मिलता है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत के कभी कभी हमें इतिहास देखने और पढ़ने को मिलता है। क्या है इसका इतिहास? जम्मू कश्मीर की जो यात्रा है वो क्या है? जी मनोज जी, पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया संसद टीवी पे। मैं आपके प्रश्न पर आने से पूर्व एक छोटी सी आपको पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूँ कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, इसके हिस्टोरिकल नैरेटिव में इतिहास एक ऐसा विषय है, इसमें हम देखते हैं कि ये अनेक सारी दुनिया में होता है, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा हुआ। कुछ विषयों पर इतिहास में बहुत फेरबदल किया गया। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी, हमारे क्रांतिकारियों का योगदान, भारत के विभाजन का जो कहानी है, जो मूल कथा है, और सबसे ज़्यादा शायद जम्मू कश्मीर। इस कहानी में जो बताया गया कि जम्मू कश्मीर का सही पहलू, तो जिस पुस्तक का आपने जिक्र किया ये बहुत एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हाल में कुछ ही रोज़ पहले माननीय गृह मंत्री जी ने इसका विमोचन किया, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इसमें उपस्थित थे। मेरा काम जम्मू कश्मीर पे लगभग 15-20 साल से मैं कर रहा हूँ जी। ये पुस्तक, जैसे आपने कहा कि ये एक तरह से सांस्कृतिक इतिहास तो है ही, पर हमने इस पुस्तक में कोई ऐसी नई बात नहीं उठाई जो पहले नहीं थी। हमने केवल क्या किया है कि छिपी हुई चीज़ को एक मंच पर रखा है। इसमें विश्व को बताना ज़रूरी है ये चीज़ कि जो इतिहास जम्मू कश्मीर के संबंध में प्रचलित हुआ वो एक पाठ इतिहास था, एक इतिहास का छोटा सा हिस्सा था जी। जैसे जम्मू कश्मीर को प्राचीन ग्रंथों को देख लीजिए अगर आप, तो ये मूल इतिहास जो आपका जिस किताब का वर्णन कर रहे हैं, ये एक सांस्कृतिक इतिहास भी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है। पॉलिटिकल हिस्ट्री इसमें कम है। तो इसके अंदर हमने लगभग 3000 साल से इस क्षेत्र का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र को हमने भारत के अन्य भागों के साथ दिखाया है कि इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये अंग रहा है। प्राचीन ग्रंथों को ले लीजिए आप, महाभारत को ले लीजिए, राजतरंगिणी को ले लीजिए, पुराण में जिक्र आता है अनेक थ्रू आउट दी एजेस, यानी सारी जितने यात्री यहाँ आए, जितने लेख यहाँ लिखे गए, सब इस अटूट, इसको कश्मीर को हमारा एक अटूट अंग मानते हैं। हमने इस किताब में, इस पुस्तक में क्या किया है, इसको डिज़ाइन किया है एक सामान्य व्यक्ति के लिए जी। एक इसका जो कंटेंट है, एक तरह से देखें वो पिक्टोरियल हिस्ट्री है। एक सामान्य व्यक्ति भी पढ़ सकता है, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी पढ़ सकता है। कश्मीर का वो पहलू हम दुनिया को दिखाने जा रहे हैं, दिखाया है इस पुस्तक में, जो पहले एग्जिस्ट करता था पर जिसको एक तरह से वंचित किया गया था, छिपाया गया था। चाहे उसको स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए आप, इसको हमारे जो पिलग्रिमेजेस देख लीजिए आप, टेम्पल आर्किटेक्चर देख लीजिए, ये प्रदेश कितने, ये क्षेत्र कितने समय से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको इस पुस्तक में दिखाया गया है जी। आपका कहना का तात्पर्य यह है कि जो नैरेटिव एक गलत धारणा जम्मू कश्मीर को लेकर, लद्दाख को लेकर बनाई गई, इतिहास की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, क्या आपको लगता है कि वो एक गलत इतिहास कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने दुनिया के सामने रखा? ये बहुत अच्छी आप मनोज जी आपने प्रश्न उठाया है कि देखिए, वास्तविकता सच्चाई यही है कि 200 साल अंग्रेज यहाँ रहे, उन्होंने सबसे बड़ा जो नुकसान भारत के साथ किया, हमारी सभ्यता के साथ किया, वो ये था कि हमें अपनी जड़ों से काटना। क्योंकि एक प्राचीन सभ्यता को एहसास ही नहीं होने दिया कि हम लोग कितने प्राचीन हैं, कितने विशाल हैं, कितने महान हैं। श्री अरविंदो लिखा करते थे, लिखा उन्होंने एक जगह कि कश्मीर के महान हिमालय से लेकर महासागर तक ही देश एक है।
यहाँ के सारे लोग भारतीय। और ये आप उससे पहले मेगस्थनीज आज से 3000-2500 साल पहले लिखते हैं, विदेशी एक यूनानी अपना एक यात्री हैं, कि ये सारी सभ्यता एक है। अनेक लोगों ने इस चीज़ को लिखा है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हमें अपनी कल्चरल और कहीं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जो रूट्स हैं उससे डिस्कनेक्ट किया। और कश्मीर को इसकी बहुत, देखिए कश्मीर एक सामान्य, अधिकतर लोग इसको, क्योंकि नैरेटिव ऐसा बनाया गया कि कश्मीर जैसे कि 1947 के बाद का ही प्रश्न है। सच्चाई ये है कि ये तो एक तरह से भारत का पालना है। ये 11वीं शताब्दी में इसको भारत का मुकुट कहा गया है और अनेक लोगों ने इसको जिक्र किया है। अगर आप 1954 की लोकसभा की डिबेट्स को उठाएं, उसमें एक संसद सदस्य केरला से बिलोंग करती हैं, एन मस्करनी, वो इसको भारत का मुकुट कहती हैं, ताज कहती हैं। कुछ लोग इसको भारत का सर कहते हैं। तो ये आज से नहीं है, ये हजारों साल से ये परंपरा चली आई है जी। और अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास हुआ कि जिस तरह से उन्होंने इसको डिस्कनेक्ट किया भारत को, कि कश्मीर में एक चीज़ और आपको मनोज जी समझाना चाहते हो, ये कहानी क्यों उठी, कश्मीर को इस प्रकार का रूप क्यों दे दिया गया कि ये तो एक अलग सभ्यता है, भारत से कटी हुई है। कश्मीर के आपको भौगोलिक परिस्थिति को देखना होगा। कश्मीर भारत के ऊपर सबसे ऊपर हिस्से में तो है ही, परंतु अनेक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर उसके साथ लगते हैं। तो 1945 के बाद कश्मीर को विश्व के अनेक भागों ने इस नज़र से देखा, इस प्रकार से देखा जैसे कि हम इसको, कश्मीर अगर आज़ाद हो जाता है, कश्मीर अगर भारत से अलग कर दिया जाता है, तो इसको हम अपने पास लेकर 1945 के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ जी। तो एक शीतलहर की एक तरह से कहें हम, विश्व उसमें आ जाता है। और पाश्चात्य दुनिया जो है वो ढूंढ रही है कोई ऐसी जगह जो उस समय के सोवियत यूनियन को हम अटैक कर सकें, वो आक्रमण कर सकें या प्रभावित कर सकें। कश्मीर उनके लिए उचित लगता है। मैंने अपने लेखों में, अपनी रिसर्च में अनेक बार इसको जिक्र किया है इस बात का कि न्यूयॉर्क टाइम्स में, नेशनल ज्योग्राफिक में, यूके के पेपर्स में इस चीज़ का जिक्र आता है। तो ये एक पहलू, केवल एक पहलू है। ये भारत से कश्मीर को, उसकी कल्चरल रूट्स को डिस्कनेक्ट करना, भारत की आत्मा को ख़त्म करना, भारत को डिप्रेस करना, भारत को डिमोरलाइज करना, एक तरह से एक लंबा प्रयास है इस बात का जी। लेकिन जब हम कल्चर और संस्कृति की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो शायद कुछ लोग इसको एक मजहबी नज़र से जम्मू कश्मीर को देखते हैं। मैं इसलिए बात ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का जिक्र या लद्दाख की बात या उसकी संस्कृति, अध्यात्म की बात महाभारत में देखने को मिलती है, पुराणों में देखने को मिलती है। जो विष्णु पुराण है उसमें जिक्र आता है। किस तरह से वो किस तरह से आता है, वो प्राचीन इतिहास जानना चाहता हूं जो आध्यात्मिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में तो महाभारत में एक वर्णन आता है, संजय जब धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं तो वहां कश्मीर का जिक्र आ रहा है। तो वो जिक्र कर रहे हैं वहाँ के नदियों का। राजतरंगिणी में कलहन जब लिखते हैं तो वो यशोदा की, जो कृष्ण की वहाँ कश्मीर को जीता गया है, इस प्रकार के वर्णन। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा हट कर मनोज जी आपको थोड़ा एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि कल्चरल रूट्स को, मैंने आपको बताया ना, ये तो कहानियाँ हैं, हमारी एपिक्स हैं जिसको हम मान्यता है हमारी, जो जिन सारा देश मानता है जिन चीज़ों, इसमें वर्णन तो है ही। इसके अतिरिक्त जो विदेशी लोग आते हैं वो भी इसका जिक्र कर रहे हैं। कैसे? जैसे मेगस्थनीज कहता है कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक सारा देश एक है। वो कश्मीर का अलग वर्णन नहीं कर रहे हैं। बीच में मध्य युग में जितने लोग, अबुल फजल डिस्क्राइब करते हैं 16वीं शताब्दी में कि कश्मीर हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक एक है। 20वीं शताब्दी और बिंदु वही चीज़ कर रहे हैं। यानी कश्मीर को कभी भी भारत के भारत के मूल अंग से, भारत के मूल चित्र से अलग नहीं देखा गया है। चाहे इसके अंदर, मैंने आपको कहा, मैं तो इसको पालना मानता हूँ, भारत की सभ्यता का पालना है। हमारी भाषाएं ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, शारदा ले लीजिए, भोटली ले लीजिए, टेम्पल आर्किटेक्चर, हमारे जो कल्चरल हमारी प्रैक्टिसेस हैं। अब 8वीं-9वीं शताब्दी में शंकराचार्य केरल से चलते हैं कश्मीर जाते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि ये पिलग्रिमेज का सेंटर, हमारी धार्मिक यात्राओं का सेंटर आज से नहीं है। ये मैंने जिक्र किया था अपनी इस पुस्तक में भी जिक्र है इस बात का। 1905 में एक अंग्रेज अफसर हैं, लॉरेंस जिनका नाम है, वो एक गैजेटर लिखते हैं, इंपीरियल गैजेटर उसको बोलते हैं, कश्मीर के गैजेटर को पढ़िए आप जी। लॉरेंस लिखते हैं कि ये तो ऐसी जगह है जहाँ सारी घाटी में, सारे पहाड़ों पे, नदियों में, सारे सबके नाम किसी न किसी देवी, किसी न किसी देवता पर हैं। ये तो एक धार्मिक, एक तरह से एक रिलीजियस सेंटर है, भारत की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यही चीज़ बाद में मैंने एक अपने रिसर्च के दौरान 1960 में एक बंगाल से डॉक्टर जाते हैं कश्मीर, डॉक्टर बनर्जी उनका नाम है, और वो वापस आकर एक लेख लिखते हैं, 1960 की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने डिटेल देते हैं अपने इस लेख में
कि किस प्रकार से ये देश जो है, ये जो सारी भूमि जो है भारत की सनातन धर्म से, सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई है। तो ये कोई प्रश्न ही नहीं है इस बात का जी कि ये सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं था, या कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं था। उस ज़माने में आज से 500 साल, 600 हज़ार साल पहले भी आपको वर्णन मिलते हैं कि लोग कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीरी नीचे जा रहे हैं। तो एक अटूट अंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है हमें ना। जी, प्राचीन जो इतिहास है वो बताता है कि जम्मू कश्मीर कैसे भारत का अभिन्न अंग सदियों से रहा है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, क्योंकि सिख साम्राज्य की बात भी होती है, अगर मैं उसकी बात करूं उसका उल्लेख भी देखने को मिलता है। अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए, बौद्ध धर्म की बात की जाए, उसका भी उल्लेख जम्मू कश्मीर लद्दाख से जुड़ता है। और मैं ये शब्द कह रहा हूं कि सिख समाज या बौद्ध धर्म की, उसको तो ये भी कहीं ना कहीं रूट भारत की जड़ों से ही जम्मू कश्मीर को जोड़ते हैं। इसके बारे में क्या ऐतिहासिक फैक्ट है? बौद्ध धर्म की आपने बात करी, हमने इस पुस्तक में एक स्पेशल चैप्टर है वो लद्दाख से जुड़ा हुआ है। हमने बहुत सुंदर चित्र इसमें दिए हैं और नैरेटिव भी बनाया है। हमने दिखाया है कि बौद्ध धर्म का और इस कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। अब सम्राट अशोक के समय का एक चित्र, इसमें एक मैप दिया गया है कि किस समय किस प्रकार से बौद्ध धर्म का वहाँ प्रचार है, किस प्रकार से बौद्ध धर्म की वहाँ जड़ें हैं। यानी एक सभ्यता, जैसे आपने सही बताया कि बौद्ध धर्म हमारी भारतीय सभ्यता की एक तरह से बुनियाद है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। बौद्ध धर्म वहाँ पनपता है, फूलता। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ कि लद्दाख और कश्मीर का जो इलाका है, ये तो एक तरह से हमारी एक खिड़की है विश्व के प्रति। हमारी बहुत सी सोच, हमारी बहुत सी भाषाएँ, हमारा बहुत से धार्मिक सिस्टम्स जो है ना यहाँ से निकल रहे हैं। एक तरह से हाईवे है हमारी संस्कृति का। और बाकी विश्व के अंदर जो हम लोग, हमारी सोच जो जा रही है, बौद्ध धर्म की बात है, सिखों, वो सिख धर्म तो बहुत बाद में आता है। उससे पहले क्या है कि अगर आप जो संस्कृत का जो आप रोल देखते हैं, संस्कृत एक यहाँ लगभग 14th-15th सेंचुरी तक ये एक सामान्य देश की भाषा है, आम जनता की भाषा है। आप कल्पना कीजिए कि जो संस्कृत भाषा है, जो लिटरेचर वहाँ का है, जो लेखन वहाँ का है, ये एक भाषा सामान्य व्यक्ति बोल रहा है कश्मीर के अंदर, इस्लाम के आने के बाद भी बोल रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हमें देखनी है यहाँ। जो सिखों की जो आगमन की आप बात करते हैं, सिख जो महाराजा रंजीत सिंह का जो रोल है, बेसिकली वो तो अफगान रूल, इसी कुछ समय के बीच में कुछ मुगल भी बीच में आए, मुगलों का भी बड़ा योगदान था। यहाँ सूफी धर्म आया, बहुत हमने सुंदर चित्र इसमें दिए हैं। सिखों का जहाँ तक योगदान है, इसके अंदर आपने देखना कि अफगान जो रूल है, जो कश्मीर के अंदर दुर्भाग्य से कश्मीर के इतिहास में बहुत कहेंगे वायलेंस हुआ, बहुत अत्याचार हुआ कश्मीरी जनता के साथ, और इसके लिए जो मूल जो रोल रहा, ये अफगानी इन्वेजन्स का था। महाराजा रंजीत सिंह का जहाँ तक ताल्लुक है, वो उन अफगानियों को यहाँ से निकालने का है और वहाँ फिर से भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का है। ये महाराजा रंजीत सिंह का रोल है। उसके बाद आप देखते हैं कि कश्मीरी पंडितों का जो रोल है, किस प्रकार से अत्याचार हुआ उनके ऊपर। गुरु तेग बहादुर के पास वो जाते हैं, किस प्रकार से गुरु और उस ज़माने औरंगजेब के साथ टकराव होता है। ये एक अलग कहानी हो जाएगी, बट सिखों का बहुत प्रमुख रोल है कश्मीर के अंदर। जी, आपने इस्लाम की बात कही। इस्लाम का आगमन जो है वो कश्मीर में कब हुआ? क्योंकि एक, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक नैरेटिव, जैसा आपने कहा कि ऐसा लगता है जैसे जम्मू कश्मीर 1947 के बाद उभर के सामने आया, जबकि उसकी सदियों पुरानी जो भारत से सांस्कृतिक आध्यात्मिक जुड़ाव है वो सदियों पुराना है। ये इस्लाम को लेकर भी कई तरह के मत आते हैं। जी, इस्लाम के विषय में भी देखिए, जो कश्मीर का जो इस्लाम है, वो बाकी बहुत अनेक स्कॉलर्स ने ये कहा है, कश्मीर में जो इस्लाम देखने को मिलता है वो अन्य दुनिया के भागों से कुछ अलग है। यहाँ बहुत माइल्ड इस्लाम है, बहुत सूफी से प्रभावित इस्लाम था, पर यहाँ अत्याचार भी बहुत हुआ। जो एक पर्टिकुलर 11th-12th सेंचुरी में युग आता है, बहुत अत्याचार हुआ और कश्मीरियों पर इतना अत्याचार हुआ कि कुछ तो लोग ये कहते हैं कि जैसे जीवन बना ही नहीं था, दुनिया बसने से पहले जो पृथ्वी थी, उस प्रकार का अत्याचार कश्मीर में होता है। पर वहाँ अच्छे शासक भी आए, मुगल रूल भी आया, वहाँ मुगलों ने भी ठीक काम किया, पर अत्याचार उस ज़माने में भी हुए। तो इस्लाम को देखिए, ये तो अगर हम ये कहते हैं कि एक केवल एक धर्म बदलने से एक ज्योग्राफी बदल जाती है, भूगोल बदल जाता है, ये तो गलत तरीका होगा। जी, कन्वर्जन्स हुआ, पर माइल्ड कन्वर्जन्स हुआ, फिर बाद में नेचुरली एज हम हिस्टोरिकल प्रोसेस देखते हैं कि बाकी देश के भाग में भी वो, इनकी यहाँ भी संख्या बढ़ जाती है इस्लाम की। फिर जी, अगर मैं डोगरा राजवंश की बात करूं, उससे पहले मैं एक चीज़ और जानना आपसे चाहता हूं मंदिरों को लेकर। जो आपने धार्मिक यात्राओं की बात की, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में, वैष्णो देवी का मंदिर है, तमाम देवी देवताओं के, शिव जी के मंदिर, आज भी आदि शंकराचार्य जी का मंदिर है। जो मंदिरों की विरासत है जम्मू कश्मीर की, देखिए, वो क्या प्रमाणित करती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने केवल मंदिरों की
आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से नहीं किया। हमने बहुत सुंदर चित्र दिए हैं इस किताब में, मार्टिन टेम्पल का है, अवंतिवर्णम मंदिर का है, तो हमने अनेक मंदिरों को इसमें दिया। पर हमारे पास जो सनातन से जुड़ी देवी देवताओं की जो इमेजेस हैं, जो इलस्ट्रेशंस हैं, वो हमें लगभग आप कहें तो 2-2.5 हज़ार साल पहले से मिल रही है। इस किताब में हमने कोई वर्णन दिया है, 3 सेंचुरी CE का भी है, 4th सेंचुरी CE का भी है, मतलब पोस्ट जो कॉमन इरा की जो इमेजेस हैं, तो बहुत इस प्रकार की, मतलब 2-2.5 हज़ार से तो प्रमाणित है कि वहाँ की इमेजेस, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स तो हमें सरस्वती सिंधु सभ्यता तक ले जा रही हैं। तो वो भी हमने इसमें दिया है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता जो जानते हैं लोग जो, तो उसका जो आपस में क्लोज बॉन्डिंग है, वो भी इस किताब के अंदर वर्णन है इसमें पूरा। जी, अब आते बात डोगरा राजवंश की बात मैं करना चाहूँ। करीब 100 साल तक डोगरा राजवंश ने शासन किया जम्मू कश्मीर पे, और अगर हम देखते हैं आज़ादी के पहले तक और उसके बाद जो कड़ियाँ जुड़ती हैं वो डोगरा राजवंश से, महाराजा हरि सिंह की जो भूमिका है वो, उसको आप कैसे देखते हैं? डोगरा वंश के 4 जो रूलर्स हैं, डोगरा वंश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अमूमन इतिहास में विडंबना ये है कि इतिहास में उनको सही जगह नहीं दी गई है। तो इसमें इनफैक्ट डॉक्टर करण सिंह जी ने जब ये पुस्तक देखी तो उन्होंने हमें लेख लिखा, इसमें अपने लिख कर भेजा मुझे, कि पहली बार किसी व्यक्ति ने डोगरा वंश को सही परिप्रेक्ष्य में दिखाया है। हमने इसमें अगेन बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं किया है, हमने केवल इसमें ये दिखाया कि डोगरा वंश ने कश्मीर में क्या किया। उदाहरण के लिए वहाँ की जो संस्कृत भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, उदाहरण के लिए मंदिरों की परंपरा, सनातन धर्म की परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए, ये डोगराओं को बहुत बड़ा रोल है इसमें। रणबीर सिंह ने तो वहाँ एक नई व्यवस्था लागू की, वहाँ जो पीनल कोड, रणबीर पीनल कोड जिसको कहते हैं, एक तरह से न्यायिक व्यवस्था स्थापित की। और जहाँ तक महाराजा हरि सिंह का प्रश्न है, महाराजा हरि सिंह तो शायद अधिकतर लोग जानते नहीं हैं ये, कि वो पहले व्यक्ति हैं, वो राजा महाराजा होते हुए उन्होंने लंदन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भारत की आज़ादी की डिमांड की है। जी, वो उन्होंने एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसमें बोल रहे हैं। महाराजा हरि सिंह के साथ बड़ा अन्याय हुआ, उनको दोषी ठहराया गया, उनको जैसे कि उनका दोष था सारा कुछ। महाराजा हरि सिंह ने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, कि अमूमन दोष महाराजा हरि सिंह पर विलंब का होता है कि उन्होंने देर में किया। ये देखिए ऐतिहासिक रूप से ये गलत है। उनको कहा गया था डिले करने के लिए। मैंने अपनी एक किताब, कश्मीर वाली जो मेरी पहली किताब आई है, उसमें एक लेख है उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का, और वो उसमें मेहरचंद महाजन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ कश्मीर में, वो मेहरचंद महाजन को जवाहरलाल जी लेटर लिख रहे हैं कि उनको कहिए थोड़ा सा विलंब करें, रोकें। वो इसलिए क्योंकि शेख अब्दुल्ला को सीन पर लाना था। शेख अब्दुल्ला अभी तक सीन पर आए नहीं हैं। वो चाहते थे कि जिस समय हमारी साथ एक्सेशन हो जाए, जब मिलन हो जाए दोनों का, तो उस समय शेख अब्दुल्ला के हाथ होना चाहिए। ये लेटर रिकॉर्ड पर है और जवाहरलाल नेहरू पेपर्स में मैंने स्वयं देखा, इसको कोट किया है। तो इसमें महाराजा हरि सिंह का अगर विलंब हुआ तो महाराजा हरि सिंह का दोष नहीं था, क्योंकि शायद जवाहरलाल नेहरू जी ही नहीं चाहते थे कि ये समय सर हो। उसके बाद हम जानते हैं कि आक्रमण हो गया 1947 अक्टूबर में। तो एक इतिहास का दूसरा पहलू है ये। जी, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि हमने अलग अलग कालखंड जो जम्मू कश्मीर के हैं उस पर चर्चा की, लेकिन जो महत्वपूर्ण एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भूमिका है या शेख अब्दुल्ला की जो भूमिका है, जम्मू कश्मीर के विलय का जो मुद्दा है, हरि सिंह जी की जो भूमिका, ये ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आज भी चर्चाएं होती हैं। गलती की अगर विलय में देरी हुई, जैसा आपने उल्लेख किया कि नेहरू जी की जो पसंद शेख साहब थे, उसके कारण भी कई सवाल हुए। ये क्या कहानी है, किसकी गलती है, किसने मुद्दा उलझाया? जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं क्योंकि एक प्योरली एकेडमिक रिसर्चर हूँ, मैं आईसीएचआर का चेयरमैन भी हूँ, 40 साल 50 साल हिस्ट्री पढ़ाई है। मैं इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी का दोष है, मैं आपको केवल ऐतिहासिक तत्व बताता हूँ और इसमें आप खुद तय करिए कि गलती किसकी है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। पहले ले लीजिए आप, जो विले वाला तो मैंने बताया आपको कि एक रिकॉर्ड पर है, मैंने इसको साइट किया है, एक लेटर है जवाहरलाल नेहरू पेपर्स में, और वो लेटर स्पष्ट लिखता है मेहरचंद महाजन को कि अभी विले को डिले करो, और अभी इसको, क्योंकि उनका मानना ये था कि महाराजा के हाथों विले होगा तो शायद कमज़ोर होगा, हम चाहते हैं कि अब्दुल्ला जब सत्ता में आ जाए तो हो। ये बड़ा क्लियर लेटर है, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। हालांकि ये लेटर अभी कोट नहीं किया किसी ने, मैं शायद पहला इतिहासकार हूँ जिसने इस लेटर को कोट किया, एग्जिस्ट कर रहा है जवाहरलाल नेहरू पेपर्स में। जी, एक तो ये हो गया, विले वाला बात हो गई।
दूसरा बात आ जाइए आप, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसका माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपने भाषण में हमारे जो बुक रिलीज फंक्शन में जिक्र किया। देखिए, ये इशू उस कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन, जो वर्तमान हिस्टोरियन उस ज़माने के हैं, हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ, अनेक फील्ड कमांडर्स हैं उस ज़माने में, ये कह रहे हैं कि अभी सीज फायर मत करो, युद्ध विराम मत करो, और युद्ध विराम अगर नहीं करोगे, हमें केवल 3 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, हम अपना एरिया, जो क्योंकि जब आक्रमण हुआ तो कुछ हिस्सा छीन लिया गया, कट गया। तो अगर ये युद्ध विराम ना होता, ये सीज फायर ना, अगर ये हिस्टोरिक, सी लोग कहेंगे कि अब ये तो हिस्टोरिकली और 100 इसमें दाव-पेंच डालते हैं लोग, सच्चाई यही है कि अगर 3-4 दिन युद्ध विराम ना होता 1947 अक्टूबर नवंबर में, तो ये पीओके का सवाल ही वो बनता ही ना, भारत का अंग ही माना रहता। ये बात आ गई। अब तीसरी बात आती है जो कॉम्प्लिकेट होता है इशू, जिससे बहुत ज़्यादा, देखिए अगेन मैं इसमें आपके दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ, अगर आपकी रुचि है इस विषय में, आप उस ज़माने की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जाइए, आप संसद के जो वॉल्यूम्स हैं सब उपलब्ध हैं यार, हर जगह उपलब्ध है, उनमें जाइए। अब उन ज़माने की बहस को अगर आप देखेंगे तो आप मैं आपको कह रहा हूँ उसकी मतलब एक तरह से स्पष्ट हो जाती है बात। इतना विरोध है, इतना निराश हैं लोग संसद के अंदर, इतना विरोध कर रहे हैं, ऐसी ऐसी भाषा में बोल रहे हैं कि आपने ये क्या कर दिया। यूनाइटेड नेशंस में जब भारत अपील करता है उस विषय पर, अगर आप संसद में जाकर पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के अंदर, तो आप आश्चर्य हो, आपको इतना हैरानी होगी कि ये क्या हो गया। ये इनफैक्ट कॉन्फिडेंशियली जवाहरलाल नेहरू पेपर्स में एक मैंने नोट वो भी देखा है नेहरू जी का, मेरी किताब में साइटेड है, कि उनको इस गलती का एहसास हो गया था कि यूनाइटेड नेशन में जाकर हमने गलती करी है। मैं आपको एक पहलू इसका और बताता हूँ जी। उस ज़माने में एक शंकर एक बहुत बड़े सेटारिस्ट थे, बड़े कार्टूनिस्ट थे, बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशनल उनका एक संस्था थी वो बड़ी, वो उनके कार्टून मैंने इस पुस्तक में भी यूज़ किए, अपनी अर्लियर रिसर्च में भी मैंने यूज़ किए हैं। उन कार्टून्स के बेसिस पर अगर आप देखें, उस ज़माने की जो कंटेम्प्रेरी थॉट है कि कितनी गलती हुई है यूनाइटेड नेशंस में जाकर, तो ये भी एक इसी तरह से मैं आपको एक छोटी सी एक मीटिंग होती है, उसका वर्णन थोड़ा स्पष्ट करने के लिए थोड़ा मैं आप 2 मिनट और लूँगा इस विषय पर, कि दिसंबर 1947 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली जी दिल्ली आए हुए हैं, 27 या 26 दिसंबर की बात है, और वो राष्ट्रपति भवन में, उस समय वाइसरॉय हाउस था, ये गवर्नमेंट हाउस बोलते थे इसको, वहाँ रुके हुए हैं। नेहरू जी की मीटिंग है लियाकत अली से रात को 10 बजे की जी। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, मेरी किताब में साइटेड है ये। माउंटबेटन जो ज़माने वाइसरॉय थे हमारे, वो गवर्नर जनरल बन गए हैं अब तो दिसंबर में, तो वो नेहरू जी को संदेश भेजते हैं कि लियाकत अली से मिलने से पहले आप मेरे से मिल लेना 2 मिनट के लिए। वो 2 मिनट की जगह वो 1 घंटा मीटिंग चलती है, रिकॉर्डेड है, सारा एविडेंस है, ये माउंटबेटन पेपर्स में रिकॉर्डेड है, माउंटबेटन में भी रिकॉर्डेड है, और जवाहरलाल जी के पेपर्स में भी रिकॉर्डेड है ये मीटिंग का रिकॉर्ड। और जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये जवाहरलाल जी के हैंड रिटन सेल्फ टाइप नोट्स हैं, ये मतलब टाइप नोट्स, साइन नोट्स हैं उनके। उनकी आदत क्या थी कि जवाहरलाल जी की जब बैठते थे, जो किसी से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बाहर जाकर आज मैं मनोज जी से मिला, वो सारा डिटेल उसमें होता था, मनोज जी ने से क्या पूछा, मैंने क्या जवाब दिया, ये सारी चीज़ें जवाहरलाल नेहरू पेपर्स में हमें मिलती हैं। जवाहरलाल जी इस नोट में लिखते हैं कि मुझे माउंटबेटन ने बुलाया और मुझे जो कहा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, माउंटबेटन ने एडवाइस किया कि अभी सीज फायर नहीं हुआ है, सीज फायर तो जनवरी 48 में होता है, 48 में होता है, कि अगर आप सीज फायर कर दें तो ये समस्या जल्दी समझ जाएगी और विश्व भी आपको अच्छी नज़र से देखना शुरू करे। मैं आपको सरल भाषा में हिंदी में बता रहा हूँ, एक्चुअली इंग्लिश में रिलेटेड है सब ये। और दूसरा वो ये कहते हैं कि प्लेबिसाइड, कि वहाँ का जन, ये प्लेबिसाइड वाला मुद्दा है ना कि जन मत जाना जाए वहाँ का, ये भी इसी मीटिंग में पैदा होता है जी। ये जो 47 दिसंबर की जो महत्वपूर्ण मीटिंग है, जिसका इतिहास में कोई वर्णन नहीं आता है, जवाहरलाल पेपर्स में ये एग्जिस्ट कर रहा है रिकॉर्ड, और शायद मैं पहला हिस्टोरियन हूँ जिसने इस मीटिंग का जिक्र किया है। माउंटबेटन जवाहरलाल जी को एडवाइस कर रहे हैं कि सीज फायर कर दो, दूसरा यूनाइटेड नेशंस में अपील कर दो, यानी 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जो कश्मीर की समस्या का जड़ हैं, वो इस मीटिंग से उभर कर आ रहे हैं। पहला वर्णन हमें प्लेबिसाइड का इस मीटिंग में मिलता है, पहला वर्णन हमें सीज फायर का, ये माउंटबेटन का प्रेशर था जवाहरलाल जी के ऊपर, जिस वजह से सीज फायर हुआ। आप कल्पना कीजिए, अगर हम यूनाइटेड नेशन में, आज भी यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस है श्रीनगर में, अब कितने सालों तक हम लोगों को कंट्रोल किया गया वहाँ से, जबकि एक मीटिंग का किसी से राय नहीं ली गई, पार्लियामेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पार्लियामेंट से पूछा नहीं गया है। देखिए विडंबना, देखिए आप, यानी कोई पार्लियामेंट्री बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वॉल्व नहीं है, कोई कैबिनेट का डिसीजन नहीं है,
एक व्यक्ति के कहने से जवाहरलाल जी ये कर रहे हैं। 3 मुख्य बातें हैं ये। वो व्यक्ति शेख अब्दुल्ला या कोई नहीं, ये जवाहरलाल जी और माउंटबेटन। शेख अब्दुल्ला पिक्चर में नहीं है अभी, शेख अब्दुल्ला तो बाहर है। शेख अब्दुल्ला का देखिए आर्टिकल 370 के कॉन्टेक्स्ट में रोल आता है जी। अभी शेख अब्दुल्ला तो देखिए, एक चीज और जानना बहुत जरूरी है कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल जी बहुत गहरे मित्र थे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, ट्रस्ट करते थे एक दूसरे को। आइडियोलॉजिकली कहें जो भी कारण में, उस पर एक अलग विषय हो जाता है वो तो यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। और ये विडंबना देखिए कि जिस व्यक्ति को, शेख अब्दुल्ला को जवाहरलाल जी ने ही गद्दी पर बिठाया, अगर जब 53 में अगस्त जुलाई में जब शेख अब्दुल्ला हटाया जाता है, उनको डिसमिस किया जाता है, तो जवाहरलाल जी कितने निराश हैं। वो क्यों हटाया गया, ये नहीं, कंप्लीट मिसरीडिंग ऑफ हिस्ट्री है ये जी। जवाहरलाल जी शायद मैं तंवर साहब इसको समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले जो 370 और 35A का मामला है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी लेकर तमाम इसमें मनोज जी, इसमें बड़ी स्पष्ट बात है। मैं तो इसमें, इस किताब में मैंने बड़ा स्पष्ट ढंग से लिखा है कि 370 एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मजाक था इस देश के ऊपर। क्यों मजाक था ये? क्योंकि मुझे एक 20 साल हो गए कश्मीर पर काम करते, मैंने आज तक एक लाइन नहीं देखी, एक डिमांड नहीं देखी सामान्य कश्मीरी व्यक्ति की, 1947 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें यह कहा गया हो कि हमें कोई विशेष प्रावधान चाहिए, हम कश्मीर में, भारत में जब विलय करेंगे जब हमें प्रावधान। मुट्ठी भर लोग हैं जो विशेष प्रावधान की बात कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, बड़े प्रभावशाली लोग हैं, बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं, जवाहरलाल जी के दोस्त हैं। शेख अब्दुल्ला उस ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एकमात्र व्यक्ति है जो इसका विरोध कर रहा है, मत व्यक्ति तो और भी हैं, प्रमुख व्यक्ति सरदार पटेल हैं। सरदार पटेल इस बात को बहुत पहले उठाते हैं कि शेख अब्दुल्ला को, जो भारत के संविधान बनने का उस समय 47 की हम लोग बात कर रहे हैं, भारत का संविधान बनना शुरू हो चुका है जी, मीटिंग शुरू हो गई है, तो उस समय शेख अब्दुल्ला को के प्रति रेड फ्लैग करते हैं पटेल। बार बार बहुत कॉरेस्पॉन्डेंसेज हैं उस चीज की, मैंने इस किताब में भी जिक्र किया है कि पटेल पर आरोप लगाया गया कि पटेल पार्लियामेंट में जब पास हुआ 370, पटेल पायलट कर रहे थे, नेहरू जी तो अमेरिका में थे, पर उसका बैकग्राउंड क्या है? नेहरू जी विदेश जाने से पहले सारा ड्राफ्ट तैयार कर गए थे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जिम्मे लगा दी गई थी कि आपने ये पास कराना है। जब अय्यंगार को लगा कि बिल पास नहीं होगा तो परेशान हो गए। मैं आपको थोड़ा सा बारीकी में जा रहा हूं कि आपके हो सकता है दर्शक आपके कंफ्यूज हो जाए इस बात पर। सच्चाई ये है कि पार्लियामेंट में जब ये पास नहीं हो रहा था, अय्यंगार आते हैं पटेल के पास कि आप इसको पायलट करिए। पटेल पायलट करते हैं, बिल पास हो जाता है, संसद वोट डाल देता है, पर संसद का मन नहीं है इस वोट के अंदर। इसी ये आपको समझना पड़ेगा कि उस समय इसी संसद के सदस्य कौन है, ज्यादातर वही लोग हैं जो जवाहरलाल जी के नॉमिनेटेड थे, सेलेक्ट। जयप्रकाश नारायण ने ये चीज बहुत पहले उठाई है। जयप्रकाश नारायण तो संसद के उस जमाने के सदस्यों पर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि विभाजन भी अलाउ कर दिया आपने, कश्मीर का इशू भी आपने कॉम्प्लीट कर दिया, क्योंकि ये नॉमिनेटेड पार्लियामेंट एक तरह से है और ज्यादातर क्लोज है। नेहरू जी के प्रति कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता व्यक्ति ताकि नेहरू जी को नीचा ना देखना पड़े। पटेल पायलट करते हैं। पटेल बाद में लेख लिखते हैं एक जगह कि मैं आज बहुत निराश हूं, आज मेरा मन बहुत भारी है। पटेल का वी शंकर जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर हैं, वो लिखते हैं कि पटेल आज सारी रात सोए नहीं है, बहुत परेशान रहे सारी रात। तो ये लंबी इस तरह की कहानियां हैं। पर मूल बात जो आपका प्रश्न है कि आर्टिकल 370 की बुनियाद का है, आर्टिकल 370 की बुनियाद केवल मुट्ठी भर लोगों में है। मैं पूरे हिस्टोरिकल करेक्ट फैक्ट्स के बेसिस पर कह सकता हूं कि इस आर्टिकल को पास कराने के अंदर कश्मीर की जनता का कोई हित नहीं था। कश्मीर की जनता ने कोई डिमांड नहीं करी थी, कश्मीर की जनता को कोई समझ नहीं। वो बात अलग है कि शेख अब्दुल्ला जब भी दिल्ली आते थे वो ये कहकर बेचते थे इस आइडिया को कि ये तो जनता चाहती है। मैंने अनेक अखबार देखे हैं कश्मीर के। रणबीर तो कहता है कि हमें तो, इसी रणबीर जो उर्दू का अखबार है वहां का, वो कहता है कि ये तो बेबुनियाद बात है। तो मतलब ये सारा बैकग्राउंड है, इसमें मुट्ठी भर दोस्त। मैं तो इसको फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग कहता हूं जी, अपनी राइटिंग्स में मैं तो इसको फ्रेंडली दो चार लोगों की सोच है बस बना दिए भी शायद जी। तंवर साहब, इतिहास के कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे महाराजा हरि सिंह जी को क्यों कश्मीर छोड़ना पड़ा, क्या वजह थी, क्या वो शर्तें थी, क्या नेहरू जी शेख जी के बीच बातचीत हुई थी, क्या समझौता था, वो क्या है? देखिए ये एक इशू बहुत गंभीर विषय है ये कि हरि सिंह जी को नेहरू के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे। अनेक, हमारे एक उदाहरण नहीं अनेक उदाहरण है। क्यों नहीं थे?
सी ये बेसिकली नेहरू और शेख अब्दुल्ला, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि शेख साहब समहाउ बैक ऑफ द माइंड, हालांकि हमारे पास ऐतिहासिक सबूत अभी इस बात का नहीं है, समहाउ नेहरू जी के माइंड में ये बात आ गई है कि कश्मीर के लिए शेख अब्दुल्ला सही व्यक्ति है। 1935-36 के बाद हम देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बन जाती है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि नेहरू जी का विश्वास है कि कश्मीर का उत्तर तो शेख अब्दुल्ला के पास है, वो चाबी जिसको कहते हैं ना ताले की, कश्मीर नेहरू जी के कॉम्प्लेक्स माइंड में। इसी भारत के, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ कि ये जो टू नेशन थ्योरी है, मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले जाता हूँ। भारत का विभाजन हुआ 47 में, उस जमाने में जिन लोगों ने विरोध किया भारत के विभाजन का, जयप्रकाश कहिए, लोहिया कहिए, कृपलानी कहिए, मैं यू टेक द नेम, तो ये टू नेशन थ्योरी को अडॉप्ट करा, इसके मेन ओनस जाता है जवाहरलाल जी पर। ठीक है, टू नेशन थ्योरी, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, पाकिस्तान बन गया। ये जो कॉन्सेप्ट है भारत का, जो टू नेशन थ्योरी वाला, ये ओवरफ्लो कर जाता है कश्मीर में, कश्मीर में जाकर, और वहां जाकर ये उसको एक्सप्लेन करता, उसको एक्सपैंड करता है। एंड नेहरू जी को ये, अगर इसी शेख अब्दुल्ला के लिए क्या जरूरी है, शेख अब्दुल्ला ये मानते हैं कि अगर टू नेशन थ्योरी, अगर एक्सेप्ट, अगर कश्मीर अलग नहीं दिखाते हम अपने आप को, तो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। यानी ये दोनों एक इसी पार्टीशन की गलती को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर। जी, एक आखिरी बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि शेख को गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आई थी? आपने जैसा कहा, जो इतिहास बताता है कि जवाहरलाल नेहरू का शेख के प्रति जो लगाव था, जो उनकी दोस्ती थी, उसके कारण कई समझौते नेहरू जी ने किए, लेकिन गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आई? ऐसा शेख अब्दुल्ला, शेख साहब ने क्या करा? मूल बात देखिए, ये हालांकि डॉक्टर करण सिंह उस समय सदर रियासत हैं, उनके आदेश से शेख अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया और डिटेन किया गया। मूल बात यह है कि अब तक एहसास हो चुका है कि शेख अब्दुल्ला भारत के हित के पक्ष में नहीं है। अब अनेक कहानियां हैं इसकी, एक कहानी नहीं है, मैं इस पर बहुत देर आपको विस्तार से समझा सकता हूं, पर मूल बात यह है कि गवर्नमेंट को यह एहसास हो गया है कि शेख साहब जब तक कश्मीर की गद्दी पर रहेंगे तो भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है। वही बात जो पटेल आज से 3 साल पहले कह रहे हैं, समझे ना जी। तो ये एक इतना गहरा नाता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इंदिरा गांधी जी उस समय स्विट्जरलैंड में, जिस दिन शेख साहब डिसमिस होते हैं, ये मैंने अपनी किताब में कोट किया है, मैं एनेक्डोटल इंसिडेंट से, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है ये। तो डिप्लोमेटिक बैग से जो दूतावास से जो पत्र जाते हैं, तो जवाहरलाल जी ने उनको एक पत्र भेजा, इंदिरा जी स्विट्जरलैंड में है, कि आज हमें शेख अब्दुल्ला ने रिजाइन कर दिया, उनको डिसमिस कर दिया गया है। इंदिरा जी का जवाब आता है कि ये तो जैसे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे शरीर का कोई अंग काट दिया हो। ये इतना गहरा इनका नाता है इस परिवार का शेख साहब के साथ। और शेख साहब का मूल रूप से तो यही कहेंगे कि भारत के भविष्य को सुरक्षित नहीं देखा जा रहा था, कि उनको हटाना ही वहाँ से आवश्यक था, क्योंकि वो गांठ-साठ हो रही थी, पाकिस्तान के साथ हो रही थी, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, अगेन शेख साहब ही कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है वहाँ की। ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए कि शेख साहब जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बात पर। शेख साहब पॉपुलर लीडर है, इस पर कोई संदेह नहीं है, बट वो अपने मत को, अपनी लीडरशिप को चमकाने के लिए वहाँ इन बातों को उठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि जो गलती कहें नहीं कहें, नेहरू जी की भूल कही जाए कश्मीर के मामले में, वो तो ऐतिहासिक फैक्ट है जिनका उल्लेख आपने भी किया और इतिहास के दस्तावेज भी करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बनाया 370 को हटाकर, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जो भूल नेहरू जी ने की थी उसका सुधार मोदी जी ने। देखिए, मैं आपको मनोज जी, ये बहुत अच्छी आपकी बात उठाई है। उस दिन जो किताब का विमोचन जिस दिन हुआ, मैंने उस दिन भी जिक्र किया इस बात का, और पुस्तक में भी बड़े विस्तार से इसको जिक्र किया है। मैं इसको इतिहास के, इसी इतिहास को हम पन्ना पलटते हैं। एक अंग्रेजी में एक शब्द है सीक्वल, मतलब एक इतिहास का नेचुरल प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस शुरू किया गया, गलत शुरू किया गया। मैंने बार बार, मैं क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूँ, अपनी राइटिंग्स में भी जोर देता हूँ कि ये बेबुनियाद प्रस्ताव था। ये सारा जो 370 या कहिए 300 या 35 कहिए, ये सारा बेबुनियाद था, इसकी कोई डिमांड नहीं थी। ऐतिहासिक अन्याय था भारत के साथ जी। ये ऐतिहासिक अन्याय को अंडू किया है माननीय प्रधानमंत्री। देखिए, मैं तो एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इतिहास में हम कहते हैं कि 50 साल बाद ही हम किसी चीज़ को आप नज़दीक से देखें तो, पास जाके देखें तो वो स्पष्ट नजर आएगा। इतिहास में दूर जाके
स्पष्ट नजर आता है। जी, समय आएगा 50 साल बाद कि जब आप देखेंगे कि 50 साल बाद कश्मीर के इस आर्टिकल को हटाने का जो निर्णय भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की भारत सरकार ने लिया है, 50 साल बाद देश इसको किस नज़र से देखता है, मेरे हिसाब से ऐतिहासिक है ये जी। और एक ऐसे भूल को इन्होंने ठीक किया है जो मैं तो मानता हूं कि इसका मैं तुलना नहीं कर सकता इसकी किसी और चीज़ के साथ। जी, तो ये बहुत बड़ा कदम है और इसका रिजल्ट देखिए, मैंने इस किताब में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने इस किताब में जिक्र भी किया है। मैंने उसके एक पेज के अंदर फैक्ट्स फिगर्स दिए हैं, डेटा दिया है पिछले 5 साल का, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद का। आज कश्मीर जाके देखिए आप, ये तो एक टेम्पररी बात है, पर इतिहास के रूप में एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस भारत के साथ जो हुआ है, ऐतिहासिक अन्याय जो हुआ था, उसको ठीक किया गया है। उसको ठीक किया प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं कि ये गलत हुआ है, मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको किस प्रकार से समझूं, किस प्रकार से उस पर कोई टिप्पणी करूं। जी जी, रघुवीर जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको जम्मू कश्मीर की जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत यात्रा रही है सदियों, 3000 साल पुरानी, उससे अवगत कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा मनोज जी आपसे बात करके। जी।